हेलो एवरीवन, वेलकम टू केबी अकेडमी स्टडी पॉइंट। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 35 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भारतीय राज्य व्यवस्था से। जितने भी क्वेश्चन हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था से पूछे गए हैं उनमें से कुछ रिपीटेड क्वेश्चन को आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे आने वाले एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे HSSC हो, चाहे DSSS हो, KVS हो, NVS हो या CET हो, सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आज की ये वीडियो, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम उनके ही कुछ क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन हैं हम उन्हें कल डिस्कस करेंगे आपके साथ। जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की व्यवस्था को आधुनिक राज्य के रूप में वर्णित किया गया है। आधुनिक राज्य के रूप में किस प्रकार की व्यवस्था को जो है वर्णित किया गया है। इसका राइट आंसर है वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य को आधुनिक राज्य के रूप में वर्णित किया गया है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत कौन है। इसका राइट आंसर है संविधान। संविधान जो है भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत है। कई जो कैंडिडेट है वो राष्ट्रपति को टिक करके आएंगे, पर इसका राइट आंसर है संविधान। संविधान क्या है? संविधान एक लिखित डॉक्यूमेंट है। इसे लिविंग डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं, जो पूरे देश में जितना भी केंद्र में, राज्य में और जो गवर्नमेंट काम करती है वो संविधान में लिखित है, उसके अकॉर्डिंग ही जो है काम करती है। और संविधान जो है सबसे बड़ा है एक राजनीतिक शक्ति के रूप में हमारे देश में। अब संविधान से हमारे कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि जब संविधान बना उस समय संविधान में कितने अनुच्छेद थे। जब संविधान बना उस समय संविधान में 395 अनुच्छेद थे। इन्हें आर्टिकल कहते हैं, इंग्लिश में 395 अनुच्छेद थे, पर करंट टाइम में जो अनुच्छेद है वो कितने हो गए हैं? 448। और अब तक जो है संविधान में 104 जो है संविधान संशोधन हो चुके हैं। और जब संविधान बना उस समय संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग थे। और अब संविधान में जो है 25 जो है भाग हो चुके हैं। और जब संविधान बना उस समय पे संविधान के जो पार्ट थे वो कितने थे? 22 थे, और अब जो है 25 हो चुके हैं। और जो अनुसूचियाँ थी वो 8 थी, और अब कितनी हो चुकी हैं? 12 हो चुकी हैं। यानी कि टाइम टू टाइम जो संविधान है इसमें संशोधन हो रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही जो है ये जो अब करंट टाइम में 448 अनुच्छेद हैं और 25 भाग हैं और 12 अनुसूची हैं और 104 जो है संविधान में संशोधन हो चुके हैं। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये बनता है एक और, कि जो भारत जो संविधान है इसमें सबसे पहला संविधान संशोधन कब किया गया। इसमें सबसे पहले संविधान संशोधन जो किया गया था 1951 में किया गया था। जवाहरलाल नेहरू जी की सिफारिश पर यह संविधान संशोधन किया गया था। संविधान सभा जिसने देश का संविधान लिखा किस वर्ष में स्थापित की गई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा जिसने देश का संविधान लिखा वो किस वर्ष में स्थापित की, किस वर्ष में पहली जो है संविधान सभा बनी। जो संविधान सभा बनी वो बनी 1946 में। और पहली संविधान सभा कब जो बैठक हुई उसकी हुई थी 9 दिसंबर 1946 को पहली जो है संविधान सभा की बैठक हुई थी। और इस संविधान सभा की बैठक में अस्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह सिन्हा। ये जो थे अस्थायी सदस्य थे संविधान सभा के। और इनके बाद जो है दूसरी संविधान सभा बैठी 11 दिसंबर। और जब 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा बैठी, उस समय पे जो स्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है स्थायी सदस्य जो है चुना गया। दूसरी बैठक में अगर बात की जाए, पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को, और दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर को, जब जो स्थायी सदस्य चुना गया संविधान सभा का। अब यहीं से हमारा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जब संविधान सभा के पहली बैठक हुई उस समय पे कितने जैसे मेंबर थे? 299 जो है मेंबर थे। महिलाएं कितनी थी? 15 थी। जो बाद में जो कितनी रह चुकी थी? 12 जो रह गई थी बाद में जब ये संविधान बना। निम्नलिखित में भारतीय संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया। ये पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। इसे पारित जो है कर दिया गया था संविधान सभा के द्वारा, यानी कि फाइनल जो है बना दिया गया था संविधान सभा के द्वारा। और इसके बाद जो है इसे लागू किया गया
कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि संविधान जो था हमारा कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अगर एग्जाम में पूछे कि हमारा संविधान जो है कब पारित किया संविधान सभा ने, ये किया था 26 जनवरी 1949 में। और 26 जनवरी 1949 को जो है हमारा संविधान जो है अंगीकृत, अगर एग्जाम में आता है कि अंगीकृत कब हुआ, अंगीकृत भी 26 नवंबर 1949 को। अगर बात की जाए लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। निम्नलिखित में कौन से व्यक्तित्व भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिपीटेड एग्जाम में पूछा जाता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं इंग्लिश में। इसके जो सदस्य थे वो कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके कौन थे? सदस्य थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, इन्हें जो है संविधान का निर्माता भी कहते हैं। और एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट होता है कि जो प्रारूप समिति है ये कब बनी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो प्रारूप समिति है ये कब बनी? ये बनी 29 अगस्त 1947। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि जो प्रारूप समिति है इसके अध्यक्ष जो बी आर अम्बेडकर हैं, ये कब बनी? 29 अगस्त 1947 को जो ये समिति बनी। और समिति में कितने सदस्य थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन ये से बनता हमारा कि इस प्रारूप समिति में कितने सदस्य? 7 सदस्य थे। एक अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और 6 जो है नीचे मेंबर थे, यानी कि 7 सदस्य की समिति थी प्रारूप समिति। और ये कब बनी थी? 29 अगस्त 1947 को बनी थी। निम्नलिखित में से कौन से कारक विकासशील देश में सरकार की भूमिका की वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आ चुका है दिसंबर के एग्जाम में कि विकासशील देश, हमें पहले पता होना चाहिए कि विकासशील देश कौन? जैसे कि इंडिया विकासशील की जो धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ रहा है वो होते हैं विकासशील देश। तो सरकार की भूमिका की जिम्मेदारी कैसी है? आर्थिक नियोजन यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग, लोगों की बढ़ती आशाएं और निजीकरण इसका जो है नहीं होगा, और कल्याण का राज्य की अवधारणा को बल मिलना, यानी कि जब कोई देश धीरे धीरे विकास की तरफ बढ़ता है तो प्लानिंग भी करते हैं और लोगों की आशाएं भी बढ़ती है धीरे धीरे, और जो वेलफेयर स्टेट में जो वेलफेयर कल्याण की तरफ जो गवर्नमेंट जो है बल देती है। यानी कि इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के माध्यम से जोड़े गए? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जाता है, चाहे आपका यूजीसी नेट हो, केवीएस हो, किसी भी टाइप का आपका एग्जाम हो। भारत की जो प्रस्तावना है इसे प्रियम्बल भी कहते हैं। ये कब, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे संविधान के लिए, ये एक दस्तावेज है जिसमें जो है किसी भी प्रकार का जो है सुधार नहीं किया जा सकता, संशोधन नहीं किया जा सकता। और जो प्रस्तावना है ये 1976 में हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके तहत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्दों को इसमें जोड़ा गया। समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता, इनको जो है जोड़ा गया संविधान की प्रस्तावना के अंदर। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 42वें संविधान संशोधन के तहत जो हमारी प्रस्तावना है इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता को जो है जोड़ा गया। एक संघीय प्रणाली संघ जिसमें आता है, संघ कहते हैं केंद्र की सरकार को। जो एक संघीय प्रणाली है इसमें क्या होना आवश्यक है? लिखित संविधान का होना आवश्यक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिखित संविधान का होना आवश्यक है। एक संघीय राज्य में क्या होना जरूरी है? राज्य केंद्र की तुलना में अधिक शक्तिशाली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो बच्चे अक्सर टिक करके आएंगे ऑप्शन नंबर बी करके आएंगे। अब इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्य केंद्र की तुलना में अधिक शक्तिशाली है एक संघीय राज्य के रूप में। अगर यही बात अगर केंद्रीय संघ के बारे में बात की जाए तो केंद्र जो है ज़्यादा शक्तिशाली होता है। अगर संघीय राज्य के बारे में पूछा जाए तो राज्य जो है केंद्र की तुलना में अधिक जो है शक्तिशाली होता है। भारत के संविधान में जो नीति निर्देशक सिद्धांत है
इसको सम्मिलित करने की प्रेरणा हमें किस देश के संविधान से मिली? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से तो अक्सर जब क्वेश्चन एग्जाम पूछते हैं, कई बार हमें हमारा जो फंडामेंटल राइट है, ड्यूटी है, ये कहाँ से ली गई, और डिफरेंट टाइप के ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये कहाँ से लिया गया। तो हमें जो इनके बारे में पता होना चाहिए कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं हमारे आयरलैंड से। और ये संविधान की कौन से भाग में है? ये भाग नंबर 4 में है। हमारे संविधान के 36 से लेके 51 तक जो ये हमारे आते हैं, इनके भाग 4 में 36 से लेकर 51 अनुच्छेद के अंदर वर्णित है नीति निर्देशक सिद्धांत। और 36 में मोस्ट इम्पोर्टेंट 36 में हमारा जो 36 अनुच्छेद है, 36, 37, इसमें जो है राज्यों को वर्णित किया गया कि राज्य क्या है, राज्य की परिभाषा दी गई है इनमें। और ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से ये लिए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से पावर वाले जो जिनमें हमारे पावर है वो लिए गए हैं, जैसे कि न्यायपालिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव, महाभियोग हटाने की प्रक्रिया, ये सारे के सारे हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। न्यायपालिका, हमारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, चुनाव और महाभियोग, यानी कि जो मुख्य शक्तियां हैं वो ली गई हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। और कनाडा से क्या लिया गया है? कनाडा से जो है केंद्र और राज्य में, जो केंद्र है और जो राज्य है, इनमें जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो ली गई है। केंद्र और राज्य में जो राज्यपाल जो नियुक्त करते हैं वो लिए गए हैं कनाडा से। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या होती है? जैसे कि विषय होते हैं राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के, कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पर जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो मिलकर जो है काम करती है, जैसे कि एजुकेशन पर जो केंद्र सरकार है और जो हमारी राज्य सरकार है दोनों मिलकर काम करती है। तो ऐसे जो विषय आते हैं वो आते हैं समवर्ती सूची में आते हैं। और ये समवर्ती सूची कहाँ से ली गई थी? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई थी। और अगर अब बात की जाए कि करंट टाइम जो समवर्ती सूची, इसमें कितने विषय हैं? 52 विषय है समवर्ती सूची में। तो देखिए एक क्वेश्चन सबके कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है निकलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान की सही प्रकृति को दर्शाता है? यानी कि जो भारतीय संविधान है उसकी प्रकृति कैसी है? इसकी राइट आंसर है रूप में संघीय और आत्मा में एकात्मक, क्योंकि ये सभी को एक करके जो है मिला कर रखता है पूरे नेशन को, इसलिए आत्मा में क्या है? एकात्मक है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान पर सबसे गहरा प्रभाव पड़ा है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसका सबसे गहरा प्रभाव पड़ा है? भारतीय सरकार अधिनियम 1935। जो अधिनियम 1935 था इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ा है भारतीय संविधान के ऊपर। जो अधिनियम 1935 है, यहाँ से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अधिनियम 1935 कब बना? ये बना 2 अगस्त 1935 को ये बना। और इस अधिनियम के तहत जो है द्वैध शासन था उसका अंत हुआ था। जो हमारे राज्य थे उनमें द्वैध शासन का अंत हुआ था 1935 अधिनियम के तहत। और केंद्र में शुरू हो गया था, यानी कि राज्य में खत्म होके केंद्र में शुरू हो गया था द्वैध शासन 1935 अधिनियम के तहत। और 1935 अधिनियम में ही राज्य सूची, समवर्ती सूची और जो हमारी केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, जो देशी रियासतें हैं, उन्हें जो है बनाया गया था इस अधिनियम के तहत। और कुछ विशेष शब्द जो है उस समय पे गवर्नर जनरल को दी गई थी, जो कुछ मेन मुद्दे थे उनके लिए। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के तहत हमारे जो संविधान है उसका कितना जो है भाग बना है? जो हमारा संविधान है उसका जो है 75% भाग जो है अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। कितना इम्पोर्टेंट है ये अधिनियम, जिसका 75% भाग जो हमारे संविधान सभा में लिया गया है, जो संविधान में लिया गया है। जो हमारा संविधान है इसमें जितने अनुच्छेद हैं उसमें से 250 अनुच्छेद तो हमारे 1935 अधिनियम में से ही लिए गए हैं, यानी कि 395 जो अनुच्छेद थे उनमें से 250 जो अनुच्छेद है वो 1935 के अधिनियम से ही लिए गए थे। और ये कब बना था? 2 अगस्त 1935 को बना था। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस देश की संवैधानिक प्रणाली को निकटता से अनुसरण करता है? यानी कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसके नियर है? वो है, इसका राइट आंसर है ब्रिटेन की। जो हमारा संविधान है इसमें द्विसदनात्मक है, संसाधनात्मक है, विधि निर्माण, विधि शासन, मंत्रिमंडल,
ये सभी कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन से लिए गए हैं कि एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली और द्विसदनात्मक संसाधनात्मक विधि निर्माण, ये सब कहाँ से लेके हैं? ब्रिटेन से ले गए हैं, यानी कि ये बहुत ही नज़दीक है हमारे संविधान के। संविधान सभा द्वारा भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए जिस समिति का गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, जो हमारे मौलिक अधिकारों को लेकर अंतिम रूप देने वाली समिति गठित हुई थी उसको। संविधान सभा द्वारा देश के संविधान के निरूपण करने के लिए कितना समय लगा था? यानी कि संविधान सभा के द्वारा संविधान को बनाने में कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। भारत राज्यों का एक संघ है, ये संविधान की किस अनुसूची में निर्देशित है? जो भारत है इसमें केंद्र और राज्य की शक्ति दी है प्रथम अनुसूची में, यानी कि एक संघ और राज्य के बारे में बात की गई है प्रथम अनुसूची में, और दूसरी अनुसूची में बात की गई है वेतन को लेकर। जो हमारे राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है, मंत्री है, इन सब की जो है वेतन को लेकर बात की गई है अनुसूची नंबर 2 में। और तीसरी में बात की गई है शपथ की। जो अनुसूची हमारी तीसरी है, इसमें बात की गई है शपथ की, यानी कि जो हमारा राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, पीएम है, इन सभी को शपथ लेने की बात किसमें बताई गई है? तीसरी अनुसूची में। दूसरी में वेतन को लेकर और पहली में जो है राज्य और संघ के क्षेत्र का वर्णन किया गया है। भारत, जिसमें संघीय सरकार की कई विशेषताएं हैं, की सर्वोच्चता निम्नलिखित में से किस शब्द में निहित है? यानी कि भारत जैसे एक संघीय सरकार में सबसे बड़ी जो सर्वोच्चता है वो किसकी है? इसका राइट आंसर है संविधान। संविधान जो है सबसे बड़ा होता है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की व्याख्या किसकी भावना पर आधारित है? जो भारतीय संविधान है इसकी व्याख्या किस पर आधारित है? इसका राइट आंसर है प्रस्तावना। प्रस्तावना जो है सबसे बड़ी मानी गई है भारतीय संविधान की व्याख्या को लेकर। भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? जो भारत का संविधान है इसको 25 भागों में बांटा गया है। और जब इसका निर्माण हुआ था, जब ये 26 जनवरी 1949 को, उसमें पे इसके अंदर कितने थे भाग? उसमें पर 22 भाग थे। तो अगर बात की जाए कि करंट टाइम में कितने भाग हैं, 25 भाग हैं। निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है? मौलिक कर्तव्यों को, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हमारे मौलिक कर्तव्य है इसको जो है किन के तहत, यानी कि 42वें संविधान संशोधन के तहत जो हमारे मौलिक कर्तव्य है इनको जो है शामिल किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त किए गए वाक्यांश कानून के समक्ष समानता का क्या अर्थ है? जो अनुच्छेद 14 में गिवन है कि कानून के सामने सब समान है, इसका क्या अर्थ है? कि सभी व्यक्ति समान है, सभी कानून सब लोगों के लिए समान है। देश का कानून समान स्थिति में सभी व्यक्तियों के लिए समान है। समान परिस्थिति में कानून सभी के समान रूप से व्यवहार करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देश का कानून सामान्य स्थिति में सभी व्यक्तियों के लिए समान है, यानी कि जो सामान्य स्थिति है उसमें सभी के लिए समान है। अगर कभी ऐसे आपातकाल आ जाए उसमें पर जो है 20 और 21 जो हमारे 20 से लेकर 21 तक जो हमारे अधिकार आते हैं उन सभी को जो है छूट देती है। बाकी सभी जो है जो हमारे अधिकार है उनको जो है आपातकाल स्थिति में पाबंद जो है उन पर लगा दी जाती है। निम्नलिखित में कौन सा कथन भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष क्षेत्र के रूप को चित्रित करता है, यानी कि धर्मनिरपेक्षता को बताता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो भारत है उसमें कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं, कोई भी किसी धर्म को मान सकता है, अपनी पसंद के अनुसार धर्म का प्रचार कर सकता है, ये भी ठीक है। भारत की एकल नागरिकता के लिए धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है, ये भी ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत समान नागरिक संहिता को सुनिश्चित करने की बात की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण, राष्ट्रीय सुरक्षा या फिर राष्ट्रीय एकीकरण, समाज के वर्गों के लिए समर्थन। तो इसका राइट आंसर होगा, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय एकीकरण। राष्ट्रीय एकीकरण को जो है माना गया है नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत समान नागरिक संहिता को सुनिश्चित करने की बात।
निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान के अनुच्छेद 351 के अंतर्गत हिंदी भाषा के विकास के लिए आधिकारिक मानक प्राथमिक स्रोतों का विषय दर्जा दिया गया है? यानी कि जो हिंदी भाषा है इसकी सहायक भाषा कौन सी है? संस्कृत। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और हिंदी की जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरिक लिपि है। और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि जो हिंदी है इसको कब राजभाषा बनाया गया? 14 सितंबर 1949 को। और ये क्या, हिंदी जो हमारी राजभाषा नहीं है, ये सिर्फ कामकाज करने के लिए एक भाषा बनाई गई है। यानी कि जो हमारे सरकारी कामकाज होते हैं उनको करवाने का काम करती है हिंदी, बाकी ये हमारी राजभाषा नहीं है। ये हमारी राजकीय भाषा यानी कि राज्य के काम करने के लिए बनाई गई भाषा है। इसे बनाया गया था 14 सितंबर 1949 को। राजकीय भाषा यानी कि कार्य काज करने के लिए बनाई गई भाषा। भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी और हिंदी। भारत की कोई भी जो है भाषा जो है राजकीय भाषा नहीं है। ये जो राष्ट्रीय भाषा ये अंग्रेजी और हिंदी है। ये जो है राज्य के काम कराने के लिए, इनकी जो गवर्नमेंट है वो जो काम करती है वो इन दोनों ही भाषाओं में करती है। बाकी ये आधिकारिक भाषा है हिंदी, ये राजकीय भाषा नहीं है। निम्नलिखित में किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया था कि भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है? ये सुनाया था गुजरात की सरकार ने। जो गुजरात का उच्च न्यायालय है वहाँ पे ये निर्णय सुनाया गया था कि भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। यानी कि जो भाषा है वो कैसी है? वो एक आधिकारिक भाषा यानी कि डेली के काम काज कराने के लिए भाषा है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के को लेकर कौन सा अधिनियम जो है पास किया गया था? ये अधिनियम पास किया गया था 2009 में। RTE एक्ट कब आया था? 2002 में आया था। और ये एक्ट क्या था? 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए RTE एक्ट 2002 में आया था और जो है इसे लागू किया गया था 2009 में। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किस भाषा को सरकारी भाषा का विशेष स्थान प्राप्त है? हिंदी, अंग्रेजी के साथ अंग्रेजी भाषा एक अतिरिक्त भाषा के रूप में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया है कि संघ की आधिकारिक भाषा यानी कि आधिकारिक भाषा यानी कि कामकाजी भाषा कौन सी है? ये है हिंदी। और किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए 343 के तहत। निम्नलिखित में से किस भाषा को 2004 में पहली शास्त्रीय भाषा का विशेष स्थान दिया गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी थी? तमिल थी। और अब जो है करंट टाइम में कितनी भाषाएं हो चुकी हैं? तो हो चुके हैं 6 भाषाएं हो चुके हैं। जैसे इसमें पूछा गया कि ओडिया को फरवरी 2014 में शास्त्रीय भाषा का विशेष स्थान दिया गया। तो अब कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 6। 6 जो है शास्त्रीय भाषा हो चुकी हैं। और पहली जो शास्त्रीय भाषा वो कौन सी थी? तमिल थी। और अब कितनी है? 6 हैं। ओडिया को कब इसमें शामिल किया गया? 2014 में। वर्तमान में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उसकी संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 11। जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं ये 11 हैं। अगर हमारे मौलिक अधिकार पूछ ले यानी कि जो हमारे राइट हैं वो पूछ ले, वो कितने हैं? ये हैं 6। पहले कितने जब संविधान बना? पहले 7 थे, पर संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। उसके तहत जो है संपत्ति के अधिकार को इनसे अलग कर दिया गया था। तो जो अब मौलिक अधिकार है वो कितने? 6 हैं। और जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कितने हैं? 11 हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किन अनुच्छेद के तहत है? यानी कि जो मौलिक अधिकार है वो किसके अंदर आते हैं? 12 से लेकर 35 तक। भाग नंबर 3 यानी कि संविधान के भाग 3 में वर्णित है 12 से 35 तक मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। और जब संविधान बना उस समय कितनी थी? 7 थी। जो हमारा 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, उसके तहत जो है संपत्ति के अधिकार को इससे अलग कर दिया गया था। 34वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान के कौन से अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का आश्वासन देता है? यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता हमें किस
अनुच्छेद के तहत आती है। 25 से 28 के बीच में हमें गिवन है धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कि हम किसी भी धर्म की पूजा कर सकते हैं, अपना सकते हैं, कहीं पर भी जा सकता है, किसी मंदिर में जा सकते हैं। निम्नलिखित में से किन विषयों पर भारतीय संविधान आश्वासन नहीं देता? देश के किसी भी भाग में संपत्ति का स्वामी बनने, अधिग्रहण करने और बेचने का अधिकार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, देश के किसी भाग में संपत्ति स्वामी बनाने का, अधिग्रहण और बेचने का अधिकार। ये अधिकार नहीं देता। ये जो हमारे अधिकार हैं वो कौन से हैं? देश के किसी भी भाग में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार है, बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने का अधिकार है, कोई भी व्यापार करने का स्वतंत्रता है। पर जो देश के किसी भी भाग में संपत्ति का स्वामी बनना और किसी दूसरे की जो संपत्ति को अधिग्रहण कर लेना, ये अधिकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये इसका अधिकार नहीं है हमारे भारत संविधान के अकॉर्डिंग। थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।